अभी हम अजमल सुपर 40 के बॉटनी के सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ड्राही साहब के साथ है। तो अभी हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सर, इस साल बायोलॉजी का पेपर का लेवल कैसा था? लाइक टफ या इजी या फिर हार्ड, कैसा आया था इस बार बायोलॉजी का पेपर? एक्चुअली बायो का जो पेपर है इसके बारे में मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था जब पेपर के पहले ही Yes. नीट के टाइम में। तो मैंने ये बात वहाँ भी कही थी कि पेपर जो है 2025 जैसा नहीं होने वाला है Yes, sir. और ना ही 2026 जैसा, मतलब बिल्कुल इजी होने वाला है। 2024 जैसा भी नहीं होने वाला है। Yes, sir. तो 2026 का जो पेपर था, मतलब जो होने वाला है, जो मैंने कहा था, Yes, sir. तो ये भी नहीं कहा कि 24 जैसा होगा, ये भी नहीं कहा 25 जैसा होगा, क्योंकि 24 में पेपर इजी था, 25 में टफ था। Yes, sir. इस बार जो पेपर हुआ वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन जैसा ही हुआ, दैट इज मॉडरेट। Yes, sir. मतलब पेपर मॉडरेट था। हाँ, ये जरूर है कि नीट जो 2026 में जो पेपर हुआ, जो कैंसिल हुआ, Yes, sir. वो एक बैलेंस पेपर था बायोलॉजी का। Yes, sir. लेकिन 26 में भी अगर हम कहें ओवरऑल, Yes, sir. तो पेपर उतना बैलेंस नहीं था। बॉटनी के अंदर में देयर इज द स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स 11th। Yes, sir. 11th के अंदर में क्वेश्चन ज्यादा थे बायोलॉजी के अंदर में। क्वेश्चंस जो है जिसमें साइटोलॉजी सेल जो चैप्टर है, दिस इज द किंग ऑफ द ओवरऑल पेपर, है ना। एज फार एज द एक्सपेक्टेशन की जैसे बच्चे यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि जेनेटिक्स से या फिर कुछ अलग से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इस बार थोड़ा सा ऐसा नहीं रहा, तो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, पेपर के अंदर में जो है क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, जैसे एक और चीज़ थी, जैसे कि आप देखोगे कि नीट 2026 में जो पेपर कैंसिल हुआ वहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं थे। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन इन्होंने फौरन डाल दिए, है ना। और इस चीज़ को हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जबकि यूजुअली होना तो ये चाहिए था कि भाई पेपर में असर्शन रीजनिंग नहीं आया। रीनीट के लिए जब दोबारा से हमारे पास बच्चे आए तो हम लोगों ने जब टेस्ट पेपर तैयार किया तो वहाँ हम उसी पैटर्न को हम देख के सोचते कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ को प्रिडिक्ट किया हम लोगों ने कि नहीं, असर्शन रीजनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, ये जरूर आएगा और आ सकता है, और आया भी। तो आप देखोगे कि अभी 2026 के पेपर में जो रीनीट में हुआ वहाँ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे। हाँ, ये अलग बात है, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी जैसे हुए। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे असर्शन रीजनिंग में जहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहा। एक तो लूप ऑफ हेनली वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे बच्चे क्लेम करने जा रहे हैं। लूप ऑफ हेनली वाले क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है काफी, तो हो सकता है कि बच्चों ने चैलेंज भी किया है और इस पे शायद एनटीए इस पे कुछ आंसर देगा। बॉटनी के अंदर में एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को लेके, जहाँ पे ट्रेट और कैरेक्टर को थोड़ा सा लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा कि इसमें हो सकता है कि बच्चे इस क्वेश्चन पे चैलेंज करेंगे, लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ट्रेट और कैरेक्टर्स के अंदर में एनसीईआरटी ने इसी सेम चीज को, दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया है प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में ही। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में एनसीईआरटी कहता है कि भाई हाँ ठीक है, ट्रेड्स ये हैं, कैरेक्टर्स ये हैं, मतलब कैरेक्टर्स के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स को हम ट्रेड कहते हैं। लेकिन आगे में जब आप देखोगे, जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जब वो पढ़ाया जाता है, तो वहाँ एनसीईआरटी ने कहा कि जो है पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स, वहाँ मतलब ट्रेड और कैरेक्टर को उन्होंने इंटरचेंजेबली यूज किया है। तो हो सकता है कि इस रीजन की वजह से शायद एनटीए इस पे कोई मतलब बोनस इसको ना करे, और इसको जैसा आंसर हमारा की में दिया हुआ है सेम वही आंसर है। सर, तो सर आपके हिसाब से लाइक इस साल का लाइक आप लोग को तो सैंपल मिल गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर की मैच करके उन्होंने अपना मार्क्स बता दिया होगा। तो लाइक आपका हिसाब से अभी तक का जो आपको मार्क्स मिला है, उसके हिसाब से इस बार का कट ऑफ आपके आइडिया से कितना जा सकता है? एग्जैक्टली। एक्चुअली अगर मैं इस साल का कट ऑफ मैं देखूं तो मतलब जब पेपर आया हमारे पास और पेपर को जब मैंने पूरा देखा तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया, और जैसे कि हमने बाकी लोगों से भी बात की तो मुझे जैसा फीडबैक मिला, जैसे कि हमारे फिजिक्स के जो टीचर्स थे उन लोगों ने जैसे फीडबैक दिया, केमिस्ट्री की जो टीम थी उन लोगों ने से जो मैंने फीडबैक लिया, तो ये सारे फीडबैक से एक चीज़ का मुझे आइडिया हो गया कि इस बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ के अंदर में जो स्कोर है, स्कोर जो है बायोलॉजी का स्कोर प्रीडोमिनेंट होगा। बायोलॉजी मतलब बेसिकली वो सिलेक्शन के दरवाजे तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर किसी को रैंक चाहिए, अगर किसी को बिल्कुल कट ऑफ के अंदर आना है, तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ही डोमिनेटिंग रोल रहने जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस ईयर द कट ऑफ इज गोइंग टू बी इन बिटवीन 500 एंड 510 के अराउंड, जो कि मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि हाँ इतना ही के आसपास कट ऑफ जाने वाला है फॉरेन वाले बच्चों का। हाँ, ये फर्स्ट काउंसलिंग का रहेगा, अप्रॉक्स 500 to 510 के आसपास। सेकंड काउंसलिंग के अंदर में जब सेकंड जब लिस्ट आएगी तो इट मे बी, मतलब जो बच्चे 495 पे हैं, जो बच्चे 490 पे हैं, दे शुड मस्ट बी होपफुल। आपको बिल्कुल भी नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, एक शेर है कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकामी तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र मत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 490 है, टेंशन नहीं लेना है। 495 है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बिल्कुल होपफुल रहना है और इंतजार करना है सेकंड लिस्ट के आने का। कभी भी इंसान को फर्स्ट लिस्ट पे नहीं जाना है, कहाँ फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड लिस्ट आने का इंतजार करिए, सेकंड लिस्ट आने दीजिए, हो सकता है कि आपका नाम उसके अंदर में हो।
ओके सर। सर अभी 2027 का जो एस्पिरेंट है हाँ। जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है कि जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज जो मैंने अपने इस पूरे सफर में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बल्कि उस वक्त से जब नीट, जब स्टार्टिंग में जब AIPMT हुआ करता था, जब नीट का एग्जाम रफीजुल जब शुरू हुआ, हाँ सर। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि सर NCERT से तो सवाल नहीं आने वाला है, क्योंकि उस वक्त जो है NCERT से पहले सवाल नहीं आया करते थे जब AIPMT हुआ करता था। Yes, sir. लेकिन जैसे जब नीट हुआ तो कहते हैं कि सर NCERT से सवाल तो नहीं आएगा, आप आउट ऑफ NCERT जा रहा है। मैंने कहा कि तुम ये सब बातों में मत रहो, एग्जैक्टली NCERT पढ़ो, वहीं से सवाल आ रहा है, Yes, sir. और आया भी वहीं से सवाल। तो 2027 में जैसा कि मैं आपको आज कह के दे रहा हूँ, और देखना ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, कि जिस अभी इस साल बायो को बहुत बच्चों को लगा कि बहुत इजी है और एकदम एग्जैक्टली टू द फ्लो जा रहा है, Yes, sir. और फिजिक्स काफी टफ लगा बच्चों Yes, को। yes. तो जो मेरा प्रेडिक्शन है कि वो ये है कि 2027 के अंदर में फिजिक्स ऐसा नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा इस पे डाउन होगा। अकॉर्डिंग टू मी, बायोलॉजी की जब बात हम करें तो बायोलॉजी जो है थोड़ा सा टफ होने जा रहा है, मतलब थोड़ा ट्रिकी होगा, Yes, sir. थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा टफ होगा। बच्चों को बिल्कुल उसमें नहीं जाना, करे इस बार, अगली बार, पिछली बार NCERT से सवाल आया था, अगली बार भी ऐसे ही आ रहा है, Yes, sir. क्या पता कि 2-3 सवाल ऐसे हों जो थोड़ा सा उससे आगे निकल जाए। Yes, sir. इसलिए ये बिल्कुल श्योर हूं मैं कि अगले साल बायोलॉजी एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है, स्पेशली बॉटनी। अच्छा, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि बॉटनी का सेक्शन हमेशा बायोलॉजी के अंदर में डोमिनेटिंग रहा है। इस साल भी 48 क्वेश्चंस थे Yes, sir. बॉटनी से, है ना, जूलॉजी थोड़ा सा कम थे। तो बॉटनी एक बहुत ही, बॉटनी के अंदर बहुत सारे चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, वहां से बच्चे फंस जाते हैं। Yes, sir. इसलिए बच्चों को चाहिए कि बॉटनी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है 2027 के अंदर में। Yes, sir. NCERT प्लस की तैयारी करनी है, NCERT की तैयारी नहीं, NCERT प्लस की तैयारी करनी है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल कर पढ़ने की जरूरत है। तो Okay, sir. Thank you, sir. ओके ओके